बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। नोडल एनालिसिस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है? नेटवर्क एनालिसिस is the process of finding the voltage across and the current through every component in the network. नेटवर्क एनालिसिस में हम दिए गए किसी भी नेटवर्क में मौजूद हर कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाले करंट को फाइंड करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि पानी हमेशा हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ मूव करता है। पानी हमेशा हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ मूव करता है। इसी तरह जो करंट है वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस में 12 वोल्ट बैटरी और 9 वोल्ट बैटरी है और करंट की जो डायरेक्शन है वो 12 वोल्ट से 9 वोल्ट की तरफ है। इसका मतलब है कि 12 वोल्ट से करंट 9 वोल्ट की तरफ फ्लो हो रही है, क्योंकि 12 वोल्ट हायर पोटेंशियल है 9 वोल्ट की निस्बत। इस वजह से 12 वोल्ट से 9 वोल्ट की तरफ करंट का फ्लो होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि V1 से करंट V2 की तरफ फ्लो हो रही है, जैसा कि आपको रेड कलर से शो हो रहा है, एरो से हम शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि V1 वोल्टेज इज ग्रेटर देन V2 वोल्टेज। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन V2 से V1 की तरफ है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है। इसके मीनिंग है कि V2 पोटेंशियल इज ग्रेटर देन V1 पोटेंशियल, जिसकी वजह से V2 से करंट V1 की तरफ फ्लो करेगी। आइए हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशंस को कैसे राइट करना है। जैसा कि आप जानते हैं ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू IR एंड I इक्वल्स टू V ओवर R। अगर हम करंट की वैल्यूज को फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इसकी अगर हम इक्वेशंस को राइट करें तो हम लिखेंगे 12 माइनस 9 डिवाइड बाय R इक्वल्स टू I। नेक्स्ट में अगर हम इस इक्वेशंस को राइट करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इसको V1 माइनस V2 ओवर R। तो लिखेंगे I इक्वल्स टू V1 माइनस V2 ओवर R बाय यूजिंग ओहम लॉ। इस तरीके से हम इसकी इक्वेशंस को भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन V2 से V1 की तरफ है। तो V2 पोटेंशियल इज हायर देन V1, तो हम लिखेंगे I इक्वल्स टू V2 माइनस V1 ओवर R। जैसा कि पहले हमने लिखा था कि इसकी इक्वेशंस को, जो हमारे पास सर्किट था, इसकी इक्वेशंस को हम लिखा था I इक्वल्स टू 12 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल हायर था, 12 माइनस 9 ओवर R। इसी तरीके से V1 माइनस V2 ओवर R एंड I इक्वल्स टू V2 माइनस V1 ओवर R। इस सर्किट में हम करंट की इक्वेशंस को राइट करेंगे। आज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी है एंड 9 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 9 वोल्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर पोटेंशियल को मार्क करेंगे और फिर देखेंगे इसका पोटेंशियल हायर है और करंट की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर क्योंकि 12 वोल्ट बैटरी है, इट मीन्स ये 12 वोल्ट बैटरी हमारे पास, ये सेम टर्मिनल यहाँ भी हमारे पास 12 वोल्ट है और इस टर्मिनल के ऊपर हमारे वोल्टेज क्या है, हमारे वोल्टेज 9 वोल्ट है।
इस तरीके से ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 12 वोल्ट, और ये हमारे पास देख सकते हैं कि 9 वोल्ट है, -9, क्योंकि अपर टर्मिनल नेगेटिव है, इट मीन्स -9 वोल्ट इस टर्मिनल पर अवेलेबल है। 12 वोल्ट एंड -9 वोल्ट, क्योंकि ये जो 12 वोल्ट है ये विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। हम इसकी वैल्यूज जो हम सपोज कर रहे हैं ये 12 वोल्ट है, ये विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। आइए अब हम इसकी करंट की इक्वेशंस को राइट करते हैं। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में सीखा कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमारे पास करंट आए, हम लिखेंगे 12 I इक्वल्स टू 12 वोल्ट माइनस 9 वोल्ट ओवर R। सेम प्रोसीजर से हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि 12 वोल्ट बैटरी इज हायर देन -9 वोल्ट, क्योंकि ये -9 वोल्ट क्या है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। तो 12 वोल्ट -9, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो 12 वोल्ट से -9 वोल्ट की तरफ होगी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग ओम लॉ I इक्वल्स टू V ओवर R। सो हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट माइनस इंटू -9 वोल्ट। ये -9 वोल्ट इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास बैटरी का अपर टर्मिनल नेगेटिव था, ओवर R। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12 वोल्ट माइनस इंटू माइनस प्लस 9 वोल्ट ओवर R। सो इस तरीके से हम इक्वेशंस को राइट करेंगे। आइए हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की इक्वेशंस को देखते हैं, जिसमें हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज के बिटवीन बैटरी इंक्लूड हो। इसकी इक्वेशंस को हम कैसे राइट करेंगे। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेजिस्टेंस थी और फर्स्ट टर्मिनल V1 और सेकंड टर्मिनल V2 था, तो इसमें हमने सिंपली ये कहा था अगर V1 इज हायर देन V1 इज ग्रेटर देन V2, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो V1 से V2 की तरफ होगी। अब चूंकि इसमें हमने बैटरी को इंक्लूड किया है, अब देखते हैं कि इसकी इक्वेशंस को कैसे राइट करते हैं। सबसे पहले हमने मार्क किया कि V1 इज ग्रेटर देन V2, सो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो V1 से V2 की तरफ होगी। सो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो सो करंट की डायरेक्शन V1 माइनस V2। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो बैटरी करंट है उसको हमने शो करना है कि बैटरी की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि हम यहाँ पर कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, तो हमारे पास बैटरी करंट जो होगी वो पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से फ्लो करेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। सो हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, क्योंकि हमारी करंट की डायरेक्शन हमारे जो V1 एंड V2 की वजह से जो करंट फ्लो किया उससे बैटरी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड सर्किट में V1 एंड V की जो डायरेक्शन है, V1 एंड V2 की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में बैटरी का करंट फ्लो कर रहा है, और इसकी इक्वेशंस कैसे राइट करेंगे ये आइए हम देखते हैं। सो इफ द बैटरी करंट इज द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन होगी बैटरी करंट की और हमारे जो सर्किट की ब्रांच करंट की, देन ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और अगर ये अपोजिट होंगी तो इसका साइन नेगेटिव होगा। सो इसकी इक्वेशंस को हम लिखेंगे V1 माइनस V2 माइनस 100 वोल्ट। ये माइनस 100 वोल्ट हमने इस वजह से लिखा क्योंकि हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन जो थी ये अपोजिट थी, क्योंकि बैटरी की करंट जो है ये अपोजिट थी हमारी इस ब्रांच करंट से।
सो इस वजह से हम लिखा V1 माइनस V2 माइनस 100 डिवाइड बाय 5। सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे V1 माइनस V2 प्लस 100, क्योंकि हमारी ब्रांच करंट और बैटरी जो करंट है ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपस में क्या करेंगी, आपस में एडअप हो जाएंगी। इसको हम एक और तरीके से देखते हैं कि अगर हम इसको लिखें V1 माइनस V2 माइनस इंटू माइनस 70 ओवर 5, तो यहां भी आप देख सकते हैं कि V1 माइनस V2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 70 ओवर 5। तो इस तरीके से हम जनरल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 प्लस 70। तो आपने ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर आपकी बैटरी इंक्लूड हो उस ब्रांच में, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन उसी की सेम डायरेक्शन में हो तो हम इन वोल्टेज को ऐड करेंगे, अगर अपोजिट होगी तो हम इन वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कोई प्रॉपरली सीख लिया है तो हम जब भी नेटवर्क एनालिसिस करेंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें करंट एंड वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। नोडल एनालिसिस में हम KCL को यूज करते हैं, जबकि मैश एनालिसिस में हम KVL की एप्लीकेशन को यूज करेंगे। ये हमारे पास बेसिक टेक्निक थी जिनकी मदद से हम किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक टेक्निक के बारे में सीख लिया कि किसी भी ब्रांच में करंट की इक्वेशंस को कैसे राइट करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल नोड क्या होता है। प्रिंसिपल नोड जहां पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर, जिसको हम ब्रांचेस भी कह सकते हैं, ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होती हैं, तो उसको हम प्रिंसिपल नोड कंसीडर करते हैं। वैसे तो हमने नोड की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हों वो नोड कहलाती है, लेकिन प्रिंसिपल नोड वो होगा जहां पर 3 या मोर देन 3 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होंगी। सो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हमारी रिक्वायर्ड होगी किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए वो होंगी हमारे पास प्रिंसिपल नोड -1। मीन्स जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड होंगे उसमें से अगर 4 हमारे पास प्रिंसिपल नोड बन रहे हैं तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो हमें बेसिक 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 एंड 4 हमने नोड को कंसीडर किया। ये हमारे पास 4 प्रिंसिपल नोड हैं और हम नेटवर्क एनालिसिस में प्रिंसिपल नोड को कंसीडर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास नोड है, लेकिन ये प्रिंसिपल नोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस, मिनिमम 3 ब्रांचेस कनेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर 1 एंड 2 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तो ये सिंपल नोड है। इसी तरह ये भी एक नोड है, लेकिन ये सिंपल नोड है। आप यहाँ भी नोड बना सकते हैं, बट ये सिंपल नोड है, ये भी सिंपल नोड है। तो जहां पर 3 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हों, 3 या 3 से ज़्यादा, वो प्रिंसिपल नोड होगा। और प्रिंसिपल नोड के ऊपर हम जो है वो KCL को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल नोड को आइडेंटिफाई करना है। सो 1 2 3 एंड 4 दीज आर प्रिंसिपल नोड। सो अब हम देखते हैं कि नोडल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम प्रिंसिपल नोड को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि सर्किट में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल नोड 1 2 एंड 3, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल नोड है ये हमारे पास कॉमन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 वोल्ट बैटरी, 30 ओम, 10 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो रही है, तो इसको हमने नोड कंसीडर किया। सो पहला स्टेप क्या होगा कि हम प्रिंसिपल नोड को सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबर्स द प्रिंसिपल नोड एज 1 2 3 एंड सो ऑन
इन सर्किट डायग्राम कि हम जो प्रिंसिपल नोड हमने सेलेक्ट किया उसकी हम मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप इसकी मार्किंग डिफरेंट एंगल से भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल A B C D, ये आप पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट ये होगा कि चूज वन ऑफ द नोड टू द रेफरेंस नोड और ग्राउंड, कि एक हम नोड को एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। डेफिनेटली हमारे पास हम एक जो हमारे पास लोअर पोटेंशियल होता है उसको हम एज ए रेफरेंस कंसीडर करते हैं और उसको हम ग्राउंड नोड कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ग्राउंड नोड। टोटल 3 नोड थे, सो n-1 इक्वल्स टू कितना हुआ, 3-1 इक्वल्स टू 2। सो 2 बेसिक इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड होंगी इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कॉल द वोल्टेज एट दिस नोड V1 V2 एंड सो ऑन Vn रिस्पेक्टिवली एक्सेप्ट द रेफरेंस नोड, कि हमने रेफरेंस नोड को छोड़कर हमारे पास जितने भी नोड होंगे वहां पर हम वोल्टेज को मार्क करेंगे V1 V2 V3 V4 V5 एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट में हमने आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल नोड को, उनको मार्क करना है, फिर हमने एक नोड को ग्राउंड कंसीडर करना है और जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास नोड होंगे उनको हमने वोल्टेज के साथ मार्क कर देना है। स्टेप 5 में हम हर नोड के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने करंट की डायरेक्शन को मार्क किया, I1 I2 एंड I3 आउटगोइंग करंट है। अगर तो आपकी सर्किट में करंट की डायरेक्शन गिवन होगी तो आप उसी को लेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटर वे यही है कि आप हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट की डायरेक्शन को मार्क करें। जिस तरीके से हमने V1 नोड के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क किया, सेम हम V2 के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क करेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंट जो है वो I2 जो है ये इनकमिंग है, I4 प्लस I5 आउटगोइंग है। इसके बाद फिर हम करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग। हमारे पास करंट एंटरिंग कौन कौन सी हो रही है, फर्स्ट नोड के ऊपर हम देख सकते हैं हमारे पास कोई करंट एंटर नहीं हो रही, तमाम करंट लीव कर रही हैं। सो एंटरिंग हमारे पास 0 आएगी। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 लीव कर रही हैं, हम लिखेंगे 0 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो हमारे 0 को हम राइट साइड पे लिख सकते हैं। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। सेम तरीका हम यूज करेंगे V2 के ऊपर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमने करंट की लिखा I2 इनकमिंग, I4 प्लस I5 आउटगोइंग है। सो I2 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। 6 स्टेप में हम जो करंट हमने मार्क की थी, हर करंट की हम इक्वेशंस को राइट करेंगे बाय यूजिंग ओहम लॉ। एट नोड 1 आपने देखा था, नोड 1 के ऊपर हमने जो इक्वेशन लिखी थी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब हम हर करंट की इक्वेशंस को लिखेंगे जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में कॉन्सेप्ट सीखा। सो I1 इक्वल्स टू V माइनस 0 माइनस 100 डिवाइड बाय 5। ये माइनस 100 इस वजह से आया था क्योंकि ये बैटरी की करंट और ब्रांच करंट जो है इसके अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो इस वजह से हमारे जो बैटरी के वोल्टेज हैं इनको हम अपने इस टर्मिनल वोल्टेज से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस नोड वोल्टेज से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे V1 माइनस 0 माइनस 100। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V1 माइनस 100 माइनस 0 डिवाइड बाय 5। ये हमारे पास I1 करंट होगी। अगर हमने I2 करंट की इक्वेशंस को राइट करना है तो हम लिखेंगे V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 10। तो हम लिखा V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 10 प्लस V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 30। क्योंकि यहाँ पर 0 की कोई वैल्यूज नहीं है, इस वजह से हम ये भी लिख सकते हैं V1 डिवाइड बाई 30, 0 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो V1 डिवाइड बाई 30। ये सेम तरीके से हम V2 नोड के ऊपर भी
इक्वेशंस को लिखेंगे कि जहां करंट हमारे I2 है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी और I4 और I5 की इक्वेशंस क्या बनेगी। सो एट नोड 2 हमारे पास, क्योंकि I2 के अगर हम इक्वेशंस लिखें तो I2 V1 माइनस V2/10 है, तो हमने लिख दिया। सेम इस तरीके से हम अगर I4 की इक्वेशंस लिखेंगे तो I4 जो करंट है वो V2 से फ्लो हो रहा है और वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे V2 माइनस 0/20, क्योंकि जीरो लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, इस वजह से आप लिख सकते हैं V2/20। एंड सेम आप I5 की लिखेंगे V2/10, ये हमारे पास I5 की वैल्यूज आ जाएगी। तो सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशंस टू ऑब्टेन द अननोन नोड वोल्टेज। इसके बाद हम इस इक्वेशंस हमारे पास जो है ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, तो इसको हम सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट में हम देख सकते हैं V1 माइनस 0, अब यहाँ पर माइनस 0 लिखने की बार बार जरूरत नहीं है हमें, तो हम लिख सकते हैं V1 माइनस 100/5, V1 माइनस V2/10 प्लस V1 माइनस 0/30। तो यहाँ से अगर हम 0 को रिमूव कर दें तो जस्ट V1/30 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है वो 30 आएगा, और 30 का हमारे पास एलसीएम आता है तो हम लिख सकते हैं 6V1 माइनस 600 प्लस 3V1 माइनस 3V2 प्लस V1 इक्वल टू 0। तो जब हम 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। सो हमारे पास जो नेट इक्वेशन आएगी वो होगी 10V1 माइनस 3V2 इक्वल्स टू 600। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सेम इस तरीके से हम नोड 2 की जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उसको भी हम राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम है ये 20 आएगा, 20 एलसीएम आया तो हमने 2V1 माइनस 2V2 माइनस V2 माइनस V2 आया, तो हम माइनस V2 एंड माइनस V2 माइनस 2V2 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो नेट इक्वेशंस बनी वो 2V1 माइनस 4V2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशंस 2 आ गए। अब हम इक्वेशंस 1 एंड 2 को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके हम V1 एंड V2 की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 2V1 माइनस 4V2 इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 4V2 को 0 की राइट साइड पे ले गए। सो 2V1 इक्वल्स टू 4V2, और 2 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास नेट जो वैल्यूज है V1 इक्वल्स टू 2V2। सो हम इस V1 की वैल्यूज को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास V2 की वैल्यूज भी आ जाएगी। सो पुटिंग दिस वैल्यू and get the result V2 equals to 600 divided by 17 and V1 equals to 1200 divided by 17 volt। आइए अब हम इस सर्किट में by using नोडल एनालिसिस करंट वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड करते हैं कि V1 की क्या वैल्यूज निकलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिफरेंट स्टेप को सीखा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रिंसिपल नोड को मार्क करेंगे। तो ये हमारे पास क्या निकला, प्रिंसिपल नोड है, और नीचे हमारे पास ये जो है हमारे पास इसको हम ग्राउंड कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास रेफरेंस नोड है। तो हमने सबसे पहले मार्क करना है करंट की डायरेक्शन को। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैंने तमाम की डायरेक्शन जो है वो आउट गोइंग कंसीडर की। सो I1 मैंने कहा ये I1 है, I2 एंड I3। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसकी इक्वेशंस को आपने लिखना है। सो I1 क्या होगा, V1 माइनस 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 10 एंड I2 होगा हमारे पास V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 40 एंड I3 इक्वल्स टू V1 माइनस 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 20। आइए अब हम देखते हैं इसके आंसर। सो ये हमारे पास बेसिक था कि हमने जो करंट इसके मार्क किया है। सो हमारे पास यहाँ पर KCL अगर हम अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग। तो हमारे पास कोई भी करंट एंटर नहीं हो रही, तमाम करंट्स हमारे पास यहाँ पर लीव कर रही हैं। सो हम लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यूज हम हर करंट की इक्वेशंस को राइट करेंगे। सो I1 इक्वल्स टू V1 माइनस 0 माइनस 10। ये हम पहले कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि हमारे पास इस बैटरी की करंट जो है वो अपवर्ड होगी और हमारे पास ब्रांच करंट जो है वो इसकी अपोजिट है, इस वजह से ये वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो हम लिख सकते हैं V1 माइनस 0 माइनस 10। तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए।
जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि V1 माइनस 10 माइनस 0, अगर आपका टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो आप इसको लिख देंगे V1 माइनस 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 10। सो I2 की वैल्यूज होगी V1 माइनस 0, बार बार 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 0 को रिमूव भी कर सकते हैं। सो V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 40 एंड I3 की जो वैल्यूज होगी वो होगी V1 अपर टर्मिनल पॉजिटिव है, सो ये सब्ट्रैक्ट होंगे माइनस 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सो एलसीएम हमने लिया 40 हमारे पास एलसीएम होगा। सो एलसीएम के थ्रू हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आई 4v1 माइनस 40 प्लस v1 प्लस 2v2 माइनस 40 इक्वल टू 0। सो 7v1 इक्वल्स टू 80 एंड v1 इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 11.42 वोल्ट। आइए अब हम इस सर्किट में अननोन वोल्टेज को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल नोड कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंसिपल नोड जहाँ पर 1, 2 एंड 3 ब्रांचेस कनेक्ट हों, मिनिमम 3 ब्रांचेस जहाँ पर आपस में कनेक्ट होती हैं वो प्रिंसिपल नोड होता है। ये हमारे पास एक रेफरेंस नोड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 1 एंड 2 प्रिंसिपल नोड है और एक हमारे पास रेफरेंस नोड है। तो अब हमने क्या करना है, हमने हर नोड के ऊपर KCL को हमने मार्क करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो करंट की डायरेक्शन है 6 एम्पेयर, ये अपवर्ड है। सो इस वजह से हम इसकी करंट की डायरेक्शन को सेम कंसीडर करेंगे जो हमें सर्किट में गिवन है। सो ये हमने सपोज किया कि I1 करंट है जो इनकमिंग है, I2 एंड I3 ये हमने मार्क किया ये आउटगोइंग है। इसी तरीके से हम नोड V2 के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क करेंगे, I2 इनकमिंग है, I4 प्लस I5 आउटगोइंग है। So we can write equations by KCL। I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 और नोड 2 के ऊपर लिखेंगे I2 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। अब हम जब हमने KCL की इक्वेशन लिखी उसके बाद हम करंट की डायरेक्शन जो है हमारे पास उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशंस को लिखेंगे। सो हमें पता है कि I1 इक्वल्स टू 6 एम्पेयर, सो हमारे पास यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। I2 की जो वैल्यूज है, क्योंकि हमारे पास V1 इज हायर पोटेंशियल टू V2, हम लिखेंगे V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4 प्लस V1 माइनस 0। अब माइनस 0 लिखने की बार बार जरूरत नहीं है तो आप लिख सकते हैं V1 डिवाइड बाय 8। सेम हम लिखेंगे V2 के ऊपर, I2 इनकमिंग है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4। I4 के लिखेंगे क्योंकि I4 की डायरेक्शन और हमारे पास 10 एम्पेयर्स क्योंकि सेम है, सो हम I4 की जगह पर 10 एम्पेयर्स लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे I2 V1 माइनस V2 ओवर 4 इक्वल्स टू 10 इंटू V2 डिवाइड बाय 2, V2 इंटू डिवाइड बाय 2। अब ये हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। इसके बाद हमारा काम सिंपल होता है कि हम इन इक्वेशंस को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करें और उसके बाद हम V1 एंड V2 की वैल्यूज को फाइंड करें। सो हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस आती है 3v1 माइनस 2v2 इक्वल्स टू 48 एंड v1 माइनस 3v2 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से आप v1 की वैल्यूज को फाइंड करके फर्स्ट इक्वेशन पुट कर सकते हैं और वहां से आप v2 की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, या आप इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। From 1 and 2 we get 7v2 equals to minus 70 and v2 equals to minus 10.28 volt and v1 equals to 9.26 volt। सर्किट में आपने नोड वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से नोड वोल्टेज को हम फाइंड करते हैं। बेसिक टेक्निक वही हम यूज़ करेंगे जो इससे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल नोड को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, तो ये भी हमारे पास प्रिंसिपल नोड है V1। और V2 वोल्टेज हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल नोड 2 होगा। और ये हमारे पास एक नोड है 1, 2, 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, तो इसको हमने रेफरेंस नोड कंसीडर किया है।
तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रिंसिपल नोड, और उसके बाद हम हर प्रिंसिपल नोड के ऊपर करंट की इक्वेशंस को लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, केसीएल के थ्रू देखना है कौन सी करंट एंटर हो रही है, कौन सी करंट लीव कर रही है। तो हमने यहाँ पर सपोज किया हमारे पास 5 एम्पेयर जिसको हमने I1 का नेम लिया है। I1 एंटर हो रही है, I2 एंड I3 करंट लीव कर रही है। सेम हम V2 के ऊपर भी हम देखेंगे। V2 के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारे पास करंट I1 जो है वो लीव कर रही है, हमारे पास I4 एंटर हो रही है। इसके बाद हमारे पास करंट I5 जो है वो भी लीव कर रही है और I2 एंटर हो रही है। तो हम तमाम नोड्स के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क करेंगे। हमने देखा एट नोड 1 I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। इसके बाद हमने I1 की वैल्यूज को लिखना है। I1 इक्वल्स टू 5 एम्पेयर। सेम डायरेक्शन में है तो हमने लिख दिया I1 इक्वल्स टू 5, और उसके बाद I2 की वैल्यूज को हमें बताया कि हमारा हायर पोटेंशियल है V1 हायर पोटेंशियल टू V2। हम लिखेंगे V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4। फिर I3 की बारी है, प्लस I3। I3 की वैल्यूज होगी V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से हम I2 को लिखेंगे। एट नोड 2 हमने टेक्निक यूज करनी है। आप देख सकते हैं कि I2 करंट एंटर हो रही है, I2 प्लस I4, ये 2 करंट्स हमारी एंटर हो रही है। हम लिखेंगे I2 प्लस I4 इक्वल्स टू I1 प्लस I5। हमें हर करंट की इक्वेशंस को देखना है। I2 इक्वल्स टू V1 माइनस V2 ओवर 4। I4 की वैल्यूज हैं I4 इक्वल्स टू 10। हमने लिख दिया V1 माइनस V2 ओवर 4 प्लस 10 इक्वल्स टू 5। आप देख सकते हैं कि हमारे पास I1 करंट जो है वो लीव कर रहा है और I1 की वैल्यूज जो है वो 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। उसके बाद I5 जो है V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 6 ओम, तो हम लिख सकते हैं V1 माइनस 0 ओवर 6। अब हम यहाँ से देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास जो वैल्यूज आई वो 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकली माइनस 3V1 प्लस 5V2 इक्वल्स टू 16। तो ये हमारे पास 2 सिमिल्टेनियसली इक्वेशंस आ चुकी हैं। 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20 एंड माइनस 3V1 प्लस 5V2 इक्वल्स टू 60। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम V1 एंड V2 जो हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। हमारे पास 2 टेक्निक हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 डिफरेंट वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है बाय यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक वेरिएबल हमारा खत्म हो जाता है, जिससे हमारे पास एक वैल्यूज आती है। उसकी वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद आंसर निकालते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3V1 है माइनस 3V1। अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास बाकी जो वैल्यूज बची वो 4V2 इक्वल्स टू 80 एंड V2 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। हम V2 की वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यूज आएगी 13.33। सेकेंड वे जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं क्रेमर रूल। इसे हम भी इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स के कांस्टेंट होंगे, उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में 3V1 था माइनस V2, हम लिखेंगे 3 माइनस 1, और सेकंड इक्वेशन का माइनस 3V1 प्लस 5V2 हम लिखेंगे माइनस 3 प्लस 5। तो हमने यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को लिख दिया। हमने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को लिखना है माइनस 3 इंटू 5, और साथ हमने इसके वेरिएबल्स V1 एंड V2 इक्वल्स टू, इक्वल के बाद हमारे जो कांस्टेंट हैं इसको हम लिखेंगे 20 इंटू 60। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 5 13 माइनस हम करते हैं, जब हम 3 इंटू 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड हम लिखेंगे तो उसमें माइनस का साइन आएगा। 3 इंटू 5 13 माइनस 3 इंटू माइनस 1, ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपस में ऐड हो जाएंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12।
इसके बाद अगर हमने V1 की वैल्यूज़ को फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यूज हमने लिखी थी तो हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस कोफिशिएंट के साथ। तो अब हमने क्या किया, 20/60 को हमने 3 × -3 की जगह पर रिप्लेस कर दिया, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा V1 ये हमने लिख दिया 20 × 60 -1 एंड 5 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। जो भी इसकी वैल्यूज आएगी इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यूज आ जाएगी। आप देख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई विद 5 इक्वल्स टू 100, माइनस का साइन आता है, फिर हम लिखेंगे 60 -1, तो 60 -1 इक्वल्स टू -60, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 160 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 13.33। इस तरीके से अगर हमने V2 की वैल्यूज को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है, ये डेल्टा 2 हमने जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि हम अब V2 की वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अब इस सेकंड कॉलम में हमने कांस्टेंट की वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। 20/60 को हम -1/5 से रिप्लेस कर देंगे। सो अब हम देखेंगे 3 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो 180 बनता है, माइनस का साइन आएगा, माइनस के साइन के बाद देखते हैं 20 × -3, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद -60 आएगा। अब ये माइनस का साइन और -60 आपस में प्लस हो जाएगा, सो 180 + 60 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। सो V1 इक्वल्स टू 13.33 एंड V2 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे फर्स्ट टेक्निक से और सेकंड टेक्निक से हमारे वोल्टेज की वैल्यूज जो है वो सेम आई है। तो आप इन दोनों टेक्निक में से किसी एक टेक्निक को सिलेक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर क्रेमर रूल जो है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि अगर हमारे पास 3 या मोर देन 3 वेरिएबल्स होंगे तो हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आप इजीली करंट V1, V2 एंड V3 की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। आपने सेम प्रोसीजर यूज करना है कि आपने हर प्रिंसिपल नोड के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क करना है। मार्क करने के बाद हर करंट की इक्वेशंस को आपने लिखना है। आज के इस लेक्चर में हम नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस के बारे में देखा था कि नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं और इनके कौन कौन से स्टेप हैं, और हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल के थ्रू नोडल एनालिसिस को सीखा। आइए अब नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स में हमारे पास 2 केस होंगे। केस 1 में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है बिटवीन रेफरेंस नोड एंड नॉन रेफरेंस नोड में, इस सूरत में हम नॉन रेफरेंस वोल्टेज को सोर्स वोल्टेज कंसीडर करेंगे। आप इस केस में देख सकते हैं कि हमारे पास 10 वोल्ट बैटरी यहाँ पर कनेक्ट है। ये हमारे पास रेफरेंस नोड एंड नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आती है। तो इस केस में हम नॉन रेफरेंस वोल्टेज जो कि V1 है इनको हम सोर्स वोल्टेज कंसीडर करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं V1 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। केस 2, if the voltage source dependent or independent is connected between two non-reference node, the two non-reference node form a generalized node or super node। कि अगर हमारे पास 2 नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, किसी भी फॉर्म में अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ जाए 2 नॉन रेफरेंस के बिटवीन, तो हम इसको सुपर नोड कहेंगे या जनरलाइज नोड कहेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी जो है ये 2 नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आ गई, क्योंकि रेफरेंस नोड हमारे पास ग्राउंड नोड है और हमारे पास V2 एंड V3 हमारे पास नॉन रेफरेंस नोड है। इन केस अगर वोल्टेज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 2 नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आए तो हम इसको सुपर नोड कंसीडर करेंगे। सुपर नोड की डेफिनेशन ये है, अ सुपर नोड इज फॉर्म्ड बाय enclosing a dependent or independent voltage source connected between 2 non-reference node, any elements connected in parallel with it। जैसा कि आप इस पिक्चर में, जो फर्स्ट पिक्चर है आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स जो है ये 2 नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं V2 एंड V3 के बिटवीन आपका 5 वोल्ट आ रहे हैं
तो ये क्या होगा, ये एक सुपर नोड होगा। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास ये ग्राउंड है, ग्राउंड को हम रेफरेंस कहते हैं, और नॉन रेफरेंस नोड क्या है, ये हमारे पास V1 एंड V2 है। आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वोल्ट बैटरी जो है ये नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आ रही है, तो इसलिए ये क्या बनेगा, सुपर नोड। और इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हुआ है 10 ओम, ये भी एज अ सुपर नोड के तौर पर कंसीडर होगी, तो ये कंप्लीट एक सुपर नोड होगा। आप फिगर 3 में भी देख सकते हैं कि नॉन रेफरेंस नोड V1 एंड V2 के बिटवीन 10 वोल्ट बैटरी आ रही है, तो ये भी हमारे पास एक सुपर नोड होगा। एंड 5I जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ, ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी आपके 2 नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आ रहा है, तो इस वजह से ये भी एक सुपर नोड होगा। तो पहला हमने केस पढ़ा था कि अगर आपकी बैटरी रेफरेंस नोड एंड नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आए, जैसा कि आप ये फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, फर्स्ट केस में अगर आपकी बैटरी नॉन रेफरेंस एंड रेफरेंस नोड के बिटवीन आए, तो हम इस बैटरी के वोल्टेज को नॉन रेफरेंस वोल्टेज कंसीडर करेंगे। और अगर आपकी बैटरी नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आए, तो इन केस में हम इसको सुपर नोड कंसीडर करेंगे। आइए अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल से सुपर नोड को सीखने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बात ज़हन नशीन रखें कि सुपर नोड के ऊपर आप KCL एंड KVL दोनों को अप्लाई करेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हम प्रैक्टिस करेंगे केस 1 की। केस 1 ये था कि अगर आपकी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो बिटवीन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस के, फिर हम क्या करेंगे। तो इस केस 1 में हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कि हम कैसे नोडल वोल्टेज फाइंड करेंगे। यहाँ पर इस पिक्चर में आपके सामने 12 वोल्ट बैटरी है, पॉजिटिव अपर टर्मिनल पॉजिटिव है, और 6 वोल्ट बैटरी का अपर टर्मिनल नेगेटिव है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वी कैन नॉट यूज ओहम लॉ टू फाइंड द करंट्स थ्रू द बैटरी सिंस वी डोंट नो द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि बैटरी की रेजिस्टेंस क्या है। तो जैसा कि हमने केस 1 में पढ़ा था कि अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस नोड की होगा, तो हम इस बैटरी के वोल्ट को इस नॉन रेफरेंस नोड को इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट जो होंगे वो V1 इक्वल्स टू 12 वोल्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास -6 वोल्ट, हम V3 को -6 वोल्ट कंसीडर करेंगे। और हम V2 नोड जो होगा हमारा, यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने करंट की डायरेक्शन I2 इनकमिंग, I1 भी इनकमिंग एंड I3 आउटगोइंग है, तो हम लिखेंगे करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग। So at node 2 I1 plus I2 equals to I3। I1 जैसा कि आप जानते हैं V1 हम लिखेंगे, V1 करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 12 किलो ओम, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 12 किलो ओम प्लस, क्योंकि अब बारी है I2 की। I2 आप जानते हैं कि V3 इज पोटेंशियल हायर देन V2, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो V3 से V2 की तरफ हो रही है, तो हम लिखेंगे V3 माइनस V2 डिवाइड बाय 12K जो कि इसकी रेजिस्टेंस है, इक्वल्स टू, अब I3 के हमने करंट की इक्वेशंस को लिखना है। सो I3 स्टार्टिंग फ्रॉम V2 नोड, तो V2 से ग्राउंड की तरफ फ्लो हो रही है, तो हम लिखते हैं V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 6 किलो ओम, क्योंकि 0 की वैल्यूज नहीं होती इसलिए हम जस्ट ये भी लिख सकते हैं V2 डिवाइड बाय 6 किलो ओम, तो हमने लिखा V2 डिवाइड बाय 6 किलो। अब यहाँ पर हमने 12 के एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इस इक्वेशंस को प्रॉपर्ली रीराइट किया, रीराइट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आई वो आई V2 इक्वल्स टू 3/2V इक्वल्स टू 1.5, मीन्स V2 की वैल्यूज आई हमारे पास 1.5 वोल्ट। इस तरीके से अगर हम इस V2 की वैल्यूज को
हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें, यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करने से हमारे पास I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज निकल आएगी। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि V1 की वैल्यूज 12 ओम है, 12 वोल्ट है, तो हमने रिप्लेस कर दी 12 वोल्ट को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया V1 12 माइनस V2 की भी हमें वैल्यूज का पता चल गया 1.5, सो 12 माइनस 1.5 डिवाइड बाय 12K, तो इसकी वैल्यूज आएगी 0.87 मिली एम्पेयर। सेम I2 के लिए हमने यहाँ पर वैल्यूज लिखी थी I2 इक्वल्स टू V3 माइनस V2 ओवर 12K। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि V3 की वैल्यूज क्या थी, V3 की जो वैल्यूज थी हमारे पास वो -6 वोल्ट थी। तो हम यहाँ पर जब रिप्लेस करेंगे -6 माइनस V2 की वैल्यूज का हमें आइडिया है -1.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा करंट 0.625 मिली एम्पेयर। इसी तरह हम I3 की वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं। सो I3 हमने लिखा था ऊपर V2 ओवर 6K, V2 हमने वैल्यूज फाइंड कर ली 1.5 वोल्ट, सो 1.5 डिवाइड बाय 6K इक्वल्स टू 0.25 मिली एम्पेयर। सो इसी तरीके से हम I4 की वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। I4 बेसिकली क्या है कि हम I4 जो हमारे पास यहाँ पर है 6 किलो ओम, सो आपको V1 की वैल्यूज का पता है, V3 वैल्यूज का पता है। सो अगर हमने करंट फाइंड करना हो 6 किलो ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम जस्ट लिखेंगे V1 माइनस V3 डिवाइड बाय 9 किलो ओम। तो यहाँ से हमारे पास I4 की वैल्यूज आ जाएगी 2 मिली एम्पेयर। कैन वी नाउ फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी? यस, हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ये आइडिया है कि यहाँ से कितनी करंट फ्लो कर रही है V1 से। सो V1 से हमारे पास I1 एंड I4 आउटगोइंग है और इनकमिंग जो होगी वो बैटरी के थ्रू होगी। तो अगर हम I1 एंड I4 को सम करेंगे तो वो बैटरी में से करंट जो है वो फ्लो कर रही है। सो I1 प्लस I4 इक्वल्स टू बैटरी करंट I12, 2.87 मिली एम्पेयर। इसी तरीके से हम 6 ओम बैटरी की करंट भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास I4 इनकमिंग है, I2 आउटगोइंग है, और इसे हम I6 की वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास केस 1। केस 1 में हमने क्या किया था कि हमने ये जस्ट आइडेंटिफाई किया था कि हम अगर बैटरी हमारी नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बिटवीन आए तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम जो बैटरी के वोल्टेज हैं उनको हम नॉन रेफरेंस नोड के वोल्टेज कंसीडर करेंगे। आइए अब हम देखते हैं केस 2। जब बैटरी हमारी 2 नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आएगी, इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये सुपर नोड कहलाएगा, और सुपर नोड को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आइए अब हम देखते हैं। सुपर नोड जहां बनेगा उस पे हम क्या करेंगे, वी नीड टू अप्लाई बोथ KCL एंड KVL एट द सुपर नोड। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने KCL अप्लाई करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में सुपर नोड बन रहा है हमारे पास। तो इस सुपर नोड में आप देख सकते हैं कि V2 एंड V3 के बिटवीन वोल्टेज सोर्स है। तो एक्चुअली में क्या है कि V2 एंड V3 आपस में कॉमन पॉइंट हो गए। ये आपस में जब कॉमन पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, और मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे ये फिगर आपको दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट हमारे पास, ये जो हमारे पास करंट है, इस पूरे नोड की तरफ कौन सी करंट इनकमिंग है और कौन सी करंट आउटगोइंग है। सो यहाँ हम देख सकते हैं I1 I4 इनकमिंग करंट है एंड I2 एंड I3 आउटगोइंग करंट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम इसी की यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ की गई है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं I4 इनकमिंग, I1 इनकमिंग एंड I2 एंड I3 आउटगोइंग है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया I1 प्लस I4 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। सेम बाकी प्रोसीजर हम वही यूज करेंगे कि जो भी हमारे पास करंट है, हमने करंट की इक्वेशंस को लिखना है कि वो करंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं I1 स्टार्टिंग फ्रॉम V1 और एंड हो रही है ये हमारे पास इस नोड पे। ये नोड कौन सा है हमारे पास? V2। तो हम इसको लिखेंगे V1 माइनस V2 ओवर 2। I4
I4 आप देखें तो I4 स्टार्टिंग फ्रॉम V1 और एंड हो रही है हमारे पास नोड V3 पे, तो हम लिखेंगे V1 माइनस V3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इसकी 4 इक्वल्स टू I2 करंट स्टार्टिंग फ्रॉम V2 से स्टार्ट हो रही है और ग्राउंड की तरफ जा रही है, तो हम लिखेंगे V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 8 ओहम प्लस I3 स्टार्टिंग फ्रॉम नोड V3 से स्टार्ट करेगी, ग्राउंड की तरफ जाएगी, हम लिखेंगे V3 माइनस 0 ओवर 6। इसके बाद हम इस इक्वेशंस का एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हम सुपर नोड के ऊपर पहले केसीएल अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम वहां पर इक्वेशंस को राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है 2 नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन, तो यहाँ पर हम केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस जो हमारे पास 8 ओहम रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो V2 कहलाएंगे और जो 6 ओहम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो V3 कहलाएंगे, क्योंकि दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपर टर्मिनल पॉजिटिव होगा एंड लोअर टर्मिनल नेगेटिव, क्योंकि हायर पोटेंशियल हमारा अपर टर्मिनल पर है, लोअर टर्मिनल पर हमारा नेगेटिव है, ये क्योंकि डायरेक्टली ग्राउंड के साथ है, इसलिए जो हमारे पास हायर पोटेंशियल होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया, इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं केवीएल, तो इस पॉइंट से जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग हमारे पास जो साइन आएगा वो नेगेटिव है, तो हम लिखा माइनस V2 प्लस 5 वोल्ट प्लस V3 इक्वल टू 0। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हम स्टार्ट यहां से करेंगे, हम यहां से काउंट करेंगे, सबसे पहले साइन है माइनस का, तो हम लिखेंगे माइनस V2। बेसिकली जो V2 वोल्टेज है ये 8 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, सो हम यहां भी लिख सकते हैं और इसको हम इस टर्मिनल के ऊपर भी लिख सकते हैं। सो माइनस V2 प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 प्लस V3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम इक्वेशंस को बैलेंस करें तो हमारे पास V2 यहाँ पर नेगेटिव है, अगर हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं सो हम लिखेंगे V2 माइनस V3 इक्वल्स टू 5। अब हम नई एग्जाम्पल को देखते हैं। हम इस एग्जाम्पल में जैसा कि हमारे सामने ये नज़र आ रही है, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आने वाले वोल्टेज को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल वे से नोडल एनालिसिस सॉल्व नहीं होता। जहां भी वोल्टेज सोर्स आ जाए 2 नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन, वहां पर हम केसीएल एंड केवीएल दोनों को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि कहां पर हमारे पास सुपर नोड बन रहा है, तो हमने यहां से देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सुपर नोड की कंडीशन बनी। तो सुपर नोड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई किया, उसको मार्क किया, जैसा कि आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है। अगर हमारे पास ये सुपर नोड है तो उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगी वो भी सुपर नोड ही कंसीडर होगी। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सुपर नोड के ऊपर हम केसीएल अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सुपर नोड की तरफ कितनी करंट आ रही है, इसमें 2 एम्पेयर्स करंट इनकमिंग है, I1 आउटगोइंग है, I2 आउटगोइंग है एंड 7 एम्पेयर भी आउटगोइंग है। तो इसको हम यहाँ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 2 एम्पेयर्स इनकमिंग, I1, I2 एंड 7 एम्पेयर्स आउटगोइंग है। सो हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग। सो 2 एम्पेयर्स एंटर हो रही है, 2 एम्पेयर्स इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 7। अब हमने हर करंट की इक्वेशंस को राइट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एम्पेयर्स इक्वल्स टू I1 स्टार्टिंग फ्रॉम V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 ओहम प्लस I2 की वैल्यूज है V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 प्लस 7। आप ये ज़हन में इस बात रखें कि जब सुपर नोड के ऊपर हमने केसीएल की इक्वेशंस लिखी, उसके बाद जब हम उसी करंट की इक्वेशंस लिखेंगे तो हम इस नोड V1 एंड V2 को कंसीडर करेंगे।
सो जब हम इस इक्वेशंस को राइट करेंगे, प्रॉपर्ली रीअरेंज कर लेंगे इसको, सो बनेगी हमारे पास, इसका हमने 4 एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 8 इक्वल्स टू 2v1 प्लस v2 प्लस 28, और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ गई v2 इक्वल्स टू -20 माइनस 2v1। सो नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, हम केसीएल हमने अप्लाई कर दिया सुपर नोड के ऊपर, फिर हम इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करेंगे। सो अब हम इसके ऊपर केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। सो केवीएल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो नोड था नॉन रेफरेंस v1 एंड v2, सो हमारे पास 2 ओम क्रॉस जितने करंट हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज होंगे वो हमारे पास v1 वोल्टेज होंगे, और 4 ओम क्रॉस जितने वोल्टेज होंगे वो हमारे पास v2 वोल्टेज होंगे। क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड है, तो सो फर्स्ट टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होगा, सेकंड लोअर टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो हम इस पॉइंट से केवीएल स्टार्ट करते हैं। -v1 -2 प्लस v2 इक्वल टू 0। सो हमने इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद v2 इक्वल्स टू v1 प्लस 2। सो फर्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमने इक्वेशंस राइट की थी, जो हमारे पास केसीएल के थ्रू आई थी, वो थी हमारे पास, और ये सेकंड इक्वेशन आई। इन दोनों इक्वेशंस को हमने रीअरेंज किया, आपस में पुट किया वैल्यूज में हमने, तो इसके बाद हमारे पास जो नेट रिजल्ट मिला वो 3v1 इक्वल्स टू -22। सो v1 इक्वल्स टू -7.33 वोल्ट। अब इस v1 की वैल्यूज को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद हमारे पास v2 की वैल्यूज आ गई -5.33 वोल्ट। सो इस तरीके से हम सुपर नोड के ऊपर इक्वेशंस लिखते हैं और उसके बाद उसको सिमल्टेनियसली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हम वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास 3 वोल्ट बैटरी जो है ये कनेक्टेड है बिटवीन 2 नॉन रेफरेंस नोड। अगर 2 नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन कनेक्ट होगी तो ये सुपर नोड कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने सुपर नोड को मार्क करना है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। सो हमारे पास सुपर नोड जो है ये बना है हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केसीएल अप्लाई करेंगे इस सुपर नोड के ऊपर। इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे पास ये एक पॉइंट बन गए, मीन्स के VA एंड VB ये आपस में एक पॉइंट है, जैसा कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखना आपने कौन सी करंट इनकमिंग है और कौन सी करंट आउटगोइंग है। हमारे पास I1, I2, हमारे पास I1 इनकमिंग, I2, I3 एंड I4 आउटगोइंग है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर करंट मार्क नहीं है, ना हमारे पास 4 ओम और ना हमारे पास 3 ओम। I1 करंट मार्क है, लेकिन 6 ओम में भी कोई हमारे पास करंट की डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसको सपोज कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर सपोज किया I1 इनकमिंग है, I2, I3 एंड I4 आउटगोइंग करंट है। सो हमने लिख दिया I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। सो I1 इक्वल्स टू, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो नॉन रेफरेंस एंड रेफरेंस नोड के बिटवीन, तो हमारे पास ये नॉन रेफरेंस नोड होगा, उसके वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज ही कंसीडर होंगे। सो हमारे पास इस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज क्या है, हमारे पास 7 वोल्ट है, क्योंकि अपर टर्मिनल पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 वोल्ट। सो I1 इक्वल्स टू 7 माइनस VA डिवाइड बाय 4 एंड I2 इक्वल्स टू होगा हमारे पास I2 इक्वल्स टू VA माइनस 0। सो माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, VA डिवाइड बाय 3 ओम। इसी तरीके से I3 जैसा कि हम जानते हैं I3 की डायरेक्शन सेम है I, तो हम I3 को IB लिख सकते हैं। सो I3 इक्वल्स टू होगा VB डिवाइड बाय 2 ओम एंड I4 इक्वल्स टू V माइनस 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, सो V डिवाइड बाय 6। तो हमने इन तमाम की वैल्यूज को इस इक्वेशन में लिख दिया। 7 माइनस VA ओवर 4 इक्वल्स टू VA ओवर 3 प्लस VB ओवर 2 प्लस VB ओवर 6। जब हमने इन तमाम इक्वेशंस का एलसीएम लेने के बाद इनको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज आई 7VA प्लस 8VB इक्वल्स टू 21। केसीएल अप्लाई करने के बाद सेकंड बारी केवीएल की है। अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जो VA वोल्टेज है, करंट की डायरेक्शन
वी ए से ग्राउंड की तरफ है तो फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव देन नेगेटिव। इसी तरीके से हमारे पास जो I3 की करंट की डायरेक्शन थी वो भी हमारे पास वी बी से ग्राउंड की तरफ से, तो हमारे पास अपर टर्मिनल पॉजिटिव, लोअर टर्मिनल नेगेटिव। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बॉटम से। सो माइनस वी ए माइनस 3 वोल्ट प्लस वी बी इक्वल टू 0। तो जब हमने केसीएल अप्लाई किया था हमारे पास वैल्यूज आई थी 7VA प्लस 8VB इक्वल्स टू 21। केवीएल अप्लाई करने से हमारे पास इक्वेशन आई थी -VA प्लस VB इक्वल्स टू 3। सो अगर हम इक्वेशंस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस को आपस में ऐड करने से हमारे पास 7VA एंड 7VA कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास VB की वैल्यूज आ जाएगी। सो VB इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 15 वोल्ट। अगर इस VB की वैल्यूज को हम इक्वेशंस 1 में या इक्वेशंस 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास VA की वैल्यूज आ जाएगी जो कि होगी -0.2 वोल्ट। सो हमारे पास वैल्यूज आ गई VA इक्वल्स टू -0.2 वोल्ट। सो हमने क्या फाइंड करना था, हमने V एंड I की वैल्यूज को फाइंड करना था। हमारे पास V की वैल्यूज क्या थी, क्योंकि हमारे पास ये आप देख सकते हैं V, इसको हमने VA कंसीडर किया था। सो V इक्वल्स टू VA, सो हमारे पास आंसर है -0.2 वोल्ट। और I की हमने वैल्यूज को फाइंड करना है। सो I इक्वल्स टू, हमने इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कंसीडर किया था VB, पॉइंट VB। सो VB की वैल्यूज है हमारे पास, VB की वैल्यूज हमारे पास 42 डिवाइड बाय 15 थी। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4 एम्पेयर। आइए अब हम एक बड़े सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्स हैं, -20 वोल्ट एंड 3Vx। ये हमारे पास वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है। ये दोनों हमारे पास जो सोर्स हैं ये 2 नॉन रेफरेंस नोड के बिटवीन आए हैं। आइए देखते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने मार्क किया कि ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स था, तो ये हमारे पास एक सुपर नोड बन गया। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एक सुपर नोड है और एक हमारे पास पॉइंट हमारे पास 3 एंड 4 के बिटवीन आया, तो इसलिए हमने इसको भी सुपर नोड कंसीडर किया। सो केसीएल अप्लाई करते हैं सबसे पहले हम इस नोड के ऊपर। सो हमारे पास पॉइंट VA एंड VB, हमारे पास ये नोड VA एंड VB है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया एट सुपर नोड 1 2 मीन्स ये हमारे पास जो VA एंड V2 लिखा है, आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो कोशिश करें कि जो नेम गिवन होगा सर्किट में उसी को ही आप यूज करें। सो इसके ऊपर इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं हमारे पास करंट इनकमिंग कौन सी है, हमारे पास यहाँ पर I3 करंट एंड 10 एम्पेयर्स इनकमिंग है एंड आउटगोइंग हमारे पास है I2 एंड I1। सो हम लिख सकते हैं करंट एंटरिंग इक्वल्स टू द सम ऑफ करंट लीविंग। सो I3 प्लस 10 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। जैसा कि आप जानते हैं I3 की अगर हमने इक्वेशंस लिखनी हो, सो I3 हमारे पास जो करंट है ये स्टार्टिंग फ्रॉम V3 और एंड हो रहा है हमारे पास V2 पे। सो हम लिख सकते हैं V3 माइनस V2 डिवाइड बाय 6। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको V3 माइनस V2 ओवर 6 प्लस 10 इक्वल्स टू I1 की जो वैल्यूज है, I1 स्टार्टिंग फ्रॉम V1 इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है ये V4 में। सो हम लिख सकते हैं V1 माइनस V4 डिवाइड बाय Vx। हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइड बाय डिवाइड बाय 3 ओहम। तो हमने उसको V1 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 ओहम लिख दिया प्लस I2 आप देख सकते हैं V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। सो हम लिख दिया V1 ओवर 2 क्योंकि 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो नेट इक्वेशन आई वो 5V1 प्लस V2 माइनस V3 माइनस 2V4 इक्वल्स टू 60। तो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे मेन जो काम होता है वो इक्वेशंस को राइट करना होता है। जब इक्वेशंस आप प्रॉपर्ली राइट कर लें उसके बाद रीअरेंज करना इतना मुश्किल नहीं होता। सो हमने फर्स्ट नोड के ऊपर सुपर नोड के ऊपर हमने इक्वेशन लिखी, इसी तरीके से हम सुपर नोड 2 के ऊपर इक्वेशंस लिखेंगे।
सुपर नोड 2 के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी करंट एंटरिंग है और कितनी करंट्स जो है वो लीव कर रही हैं। आप देख सकते हैं I1 एंटर हो रही है और बाकी I3, I4 एंड I5 लीव कर रही हैं। सो आप लिख सकते हैं सम ऑफ करंट एंटरिंग इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग। सो I1 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो आप लिख सकते हैं I1 की वैल्यूज जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम V1 एंड एंड हो रही है ये V4 पे। सो V1 माइनस V4 डिवाइड बाय 3 ओम एंड I3 स्टार्टिंग फ्रॉम V3 और एंड हो रही है ये V2 के ऊपर। तो हम लिखेंगे V3 माइनस V2 डिवाइड बाय 6 ओम। I4 स्टार्टिंग फ्रॉम V4 और एंड हो रहा है हमारे पास ग्राउंड रेफरेंस नोड पे। तो हम लिखेंगे V4 डिवाइड बाय 1 ओम एंड I5 हम लिखेंगे V3 डिवाइड बाय 4 ओम। तो अगर हमने इसको रीअरेंज किया तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो नेट इक्वेशंस बनी वो हमारे पास 4V1 प्लस 2V2 माइनस 5V3 माइनस 16V4 इक्वल्स टू 0। KCL हमने अप्लाई कर दिया, अब हम KVL अप्लाई करेंगे। वी नाउ अप्लाई KVL टू द ब्रांचेस इन्वॉल्विंग द वोल्टेज सोर्स, जैसा कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। सबसे पहले हम लूप 1 कंसीडर करते हैं। माइनस V1 प्लस 20 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो रीअरेंज करने से हमारे पास वैल्यूज आई V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20। इसी के साथ लूप 2 में माइनस V3 प्लस 3Vx प्लस V4 इक्वल टू 0। तो इसमें क्योंकि ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, Vx की वैल्यूज जो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वो होगी इस वोल्टेज के क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो होंगे V1 माइनस V4 इक्वल्स टू Vx। सो हम यहाँ से ये जो Vx की वैल्यूज हमने फाइंड की है इसकी वैल्यूज को हम लूप 2 में 3Vx में रिप्लेस जब करेंगे तो हमारे पास Vx की जगह पे हम इसको V1 माइनस V4 को पुट करने से हमारे पास जो नेट रिजल्ट बनेगा वो होगा 3V1 माइनस V3 माइनस 2V4 इक्वल टू 0। लूप 3 में हम क्या करेंगे, हम एक इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले Vx माइनस 3Vx, इसमें क्योंकि I3 करंट फ्लो कर रही है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो होंगे हमारे पास 6I। तो इसमें हम लिख सकते हैं हमारे पास जो वोल्टेज है वो 6I3 माइनस 20 इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पर लिख दिया Vx माइनस 3Vx प्लस 6I3 माइनस 20 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि हमारे पास जो वैल्यूज है Vx की वो है V1 माइनस V4। तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास Vx होगा वहाँ पर हम इन वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। सो हमारे पास हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 6I3 है वो बेसिकली हमारे पास है V3 माइनस V2। मीन्स यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे इन दोनों वोल्टेज का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आ जाएंगे। सो हम लिख सकते हैं 6I3 इक्वल्स टू V3 माइनस V2। We need 4 voltage V1, V2, V3 and V4 and it requires only 4 out of 5 equations to find them. We can eliminate one node voltage so that we solve 3 simultaneously equations instead of 4. तो हमारे पास हमें क्योंकि इसमें पता है कि V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20 है, सो यहाँ से V2 की वैल्यूज क्या निकलेगी V1 माइनस 20। सो इन तमाम इक्वेशंस में जहाँ जहाँ पे आपको V2 की वैल्यूज का पता है वहाँ पर आप रिप्लेस कर दें V1 माइनस 20। जब V1 माइनस 20 यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, इसके बाद आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास V1 जो है वहाँ से पुट करने पे V2 की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास V2 की जो वैल्यूज है वो एलिमिनेट हो गई। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट बनेगा वो होगा हमारे पास 3V1 माइनस V3 माइनस 2V4 इक्वल टू 0, 6V1 माइनस V3 माइनस 2V4 इक्वल्स टू 80 एंड 6V1 माइनस 5V3 माइनस 16V4 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ओनली 3 वेरिएबल्स रह गए हैं V1, V3 एंड V4। अगर हम इन वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम V1 की वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास V2 की वैल्यूज भी आ जाएगी। सो फाइनली नीड टू सॉल्व द फॉलोइंग 3 इक्वेशंस। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सो हमने वेरिएबल्स हमारे पास V1, V3 एंड V4 है, इनके कोफिशिएंट को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा 3 -1 -2 6 -1 -2 6 -5 एंड 16, और वेरिएबल्स को हमने V1, V3 एंड V4 इक्वल्स टू 0, 80 एंड 40।
सबसे पहले हम क्रेमर रूल को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जो हमारे पास कोफिशिएंट होंगे जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो इक्वल्स टू -18। अगर हमने डेल्टा 1 फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स कॉलम था इसमें हमने 3, 6 एंड 6 जो हमारे पास वेरिएबल्स v1 के कोफिशिएंट थे, इनकी जगह पे हमने कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। जो हमारे पास कांस्टेंट 0, 80 एंड 14, इसकी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर देंगे हम कोफिशिएंट v1 के साथ। सो हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास जो इससे हमारे पास वैल्यूज़ आई वो आई -480। सेम अगर हमने v3 की वैल्यूज़ को फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, v3 के जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं उनकी जगह पर हम इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास वैल्यूज़ आई -3120। इस तरीके से अगर हमने v4 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है तो v4 के जो हमारे पास कोफिशिएंट होंगे उन कोफिशिएंट की जगह पे हम इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। सो इसे हमारे पापास डेल्टा 4 की वैल्यूज़ आ जाएगी 840। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4 की वैल्यूज़ आ जाएगी तो वहाँ से हम v1, v2 एंड v3 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। सो v1 इक्वल्स टू डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, सो -480 डिवाइड बाई -18 इक्वल्स टू 26.667 वोल्ट एंड v3 इक्वल्स टू डेल्टा 3 ओवर डेल्टा इक्वल्स टू -3120 डिवाइड बाय -18, सो आंसर 173.33 वोल्ट। v4 इक्वल्स टू डेल्टा 4 ओवर डेल्टा 840 डिवाइड बाय -18 इक्वल्स टू -46.667। सो जब हमारे पास v1, v3 एंड v4 की वैल्यूज आ जाएगी सो हम v2 की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें पता था v2 इक्वल्स टू v1 -20, सो v1 का हमें पता चल गया 26.667, तो हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया, -20 किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई v2 की 6.66 वोल्ट। अगर आप क्रेमर रूल की डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने अपना एक लेक्चर यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप डिटेल के साथ क्रेमर रूल को सीख सकते हैं, जिसमें 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व किया गया है कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को कैसे बाय यूजिंग क्रेमर रूल सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैटलैब को यूज़ करते हुए भी हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर अपलोडेड है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।